नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं बदायूं जिले के नगर पालिका सहसवन में, जहाँ कि हमारे सामने बैठे हुए हैं हमारे साथ में सपा नगर अध्यक्ष शोएब नकवी आगा, जो कि सपा से संभावित प्रत्याशी भी थे और सपा का एक पर्चा भी नामांकन के लिए जो खरीदा गया था वो भी खरीद लिया था। लेकिन उसके बाद में आगे क्या रणनीति हुई समाजवादी पार्टी की, इसके लिए तो आगे बात करते हैं भैया से। भैया, आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि जो आपने समाजवादी के काफ़ी दिनों से समर्थक रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं और आपने समाजवादी की कुर्बानियाँ भी दी हैं समाजवादी के हक के लिए। तो इसमें अब आने के बाद में जो नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, उसमें अब ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई जो कि आज ये सिंबल किसी को भी बदायूं जिले के अंदर नहीं दिया गया? और आपका सबसे पहली चीज़ कि आपका जो राजनीतिक सफ़र है, वो कहाँ से शुरुआत किया है? राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए, अगर आपका पीछे से दूँ, तो मेरा 2002 से कांग्रेस से मेरा शुरुआत हुई थी। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के माध्यम से होते हुआ मैं समाजवादी की तरफ आया था, क्योंकि मेरी विचारधारा फैमिली की और मेरे उस्ताद मरहूम शफी साहब की विचारधारा सोशलिस्ट विचारधारा थी। और सोशलिस्ट विचारधारा को हमने बरसों देखा था। हमारे समीकरण ऐसे नहीं थे कि हम समाजवादी में रहते, लेकिन जब से धर्मेंद्र यादव जी या और नेताजी के परिवार से जुड़ाव रहा तो थोड़ा सा बना, समाजवादी में आए, समाजवादी में काम किया, सम्मान मिला। अध्यक्ष के रूप में 4-4 बार काम करने का मौका मिला, माननीय बनवारी सिंह यादव जी ने सम्मान दिया। और मुझे बेनता खुशी है कि मुझे बनवारी सिंह यादव जी जैसे लीडर के साथ जब से लेके और जब तक मैं वो रहे दुनिया में, उनके साथ अध्यक्ष रहने का काम मुझे मौका मिला। उसके बाद उनके बेटे माननीय आशीष यादव जी के साथ, रजाई के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। पूर्व विधायक आदरणीय प्रेमपाल सिंह यादव जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे 3 अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिला और सबसे बड़ी खुशी की बात थी कि बनवारी सिंह यादव जी के साथ सीखने का मौका मिला। ज़मीन पर रहने का मौका, रहकर सीखने का मौका। और हमारे उस्ताद मरहूम फ़कीर साहब ने हमें बहुत कुछ सिखाने का काम किया। इन्हीं सब चीज़ों को संघर्ष किया, सड़क पर रहे। दुःख इस बात का है कि पार्टी में हमारे साथ शोषण हो रहा था, धर्मेंद्र यादव जी हमें बचा नहीं रहे। हमें क्या, मुझे उम्मीद नहीं कि धर्मेंद्र यादव जी किसी को भी बचा रहे हों। और आज जो रही बात टिकट कटने की, तो टिकट हमारा कटा, कोई अफ़सोस की बात नहीं है, क्योंकि हमसे ज़्यादा नुकसान धर्मेंद्र यादव जी का हुआ है। यहाँ धर्मेंद्र यादव जी के लोगों को टारगेट कर ठिकाने लगाया जाए। हमारी राजनीतिक हत्या नहीं हुई है, ये फ्यूचर में, मुस्तकबिल में धर्मेंद्र यादव जी के लोगों को की टारगेट किलिंग हुई है। टारगेट किलिंग कह सकते हैं इसको, कि टारगेट किलिंग, क्योंकि सोची समझी ये षड्यंत्र के तहत, रणनीति के तहत ये धर्मेंद्र यादव जी के साथ। तो ये षड्यंत्र जो रचा है धर्मेंद्र यादव जी के साथ में, तो इस षड्यंत्र से धर्मेंद्र यादव जी के लिए क्या नुकसान होगा और किन लोगों ने षड्यंत्र रचा? ये धर्मेंद्र यादव जी बखूबी जानते हैं किन लोगों ने षड्यंत्र रचा, मुझसे आपसे कहीं ज्यादा बेहतर जानते हैं। और अगर ये षड्यंत्र इस बार नहीं, पिछली बार भी रचा गया था। मेरी अभी एमपी साहब से जब बात हुई इस संबंध में, तो मैंने एमपी साहब से कहा, एमपी साहब ने कहा चुनाव आपके चुनाव से हमेशा पहले आएंगे। उन्होंने एक्सेप्ट किया, बोले नहीं, बात तुम सही कर। मैंने कहा अगर आपने फैसला स्ट्रिक्टली नहीं लिया, नुकसान आपको होगा। जैसे पिछली बार, आदमी 4 साल वेट नहीं करता है, 4 महीने के बाद आपका चुनाव है। ये गुस्सा वहां निकलेगा, ये गुस्सा हमारा नहीं है, ये गुस्सा सबका है। अब एक बताइए, एक 5 विधानसभा में 5 विधायक, एक नगर पालिका में 3 दावेदार, और कितनी नगर पालिका, कितनी नगर पंचायतें, 3-3 से भी अगर आप हिसाब लगा जी कितने लोग हो गए। और मसला इस बात का नहीं है कि टिकट नहीं मिला, मसला आदमी के मान सम्मान का नुकसान होता है, मसला आदमी के मुस्तकबिल का नुकसान होता है, उसके पैसे का नुकसान होता है। अगर आपको टिकट नहीं देना तो फिर आपने आवेदन क्यों कराए? आपने आदमी के अंदर इतना क्यों भर दिया कि भाई तू कर, पर्चा कर? आदमी ने अपने मान सम्मान के लिए खर्चा करा। नुकसान बहुत कुछ हुआ है ना आदमी का, मुस्तकबिल का नुकसान हुआ। आदमी जब आवेदन ही नहीं करता, तो दौड़ भी नहीं आता, तो क्या जरूरत थी? जब आपको व्यक्ति विशेष को ही फैसला जब ये थोपना था, तो आप पहले ही वैसे ही थोप देते। फिर आवेदन लेने की क्या जरूरत थी, ढोंग करने की क्या जरूरत थी पार्टी को? इसके पीछे आपकी निगाह से क्या नजर आता है, क्यों ऐसा हुआ है जो कि सिंबल नहीं प्राप्त किया है पूरे जिले के अंदर? मैं फिर कहूंगा, जिले के अंदर सिंबल न देना,
एमपी साहब के लोगों की टारगेट किलिंग करना, ये चंद लोगों का है। वही लोग जो पिछली बार जिन्होंने एमपी साहब को हाउस जाने से रोका, पिछली बार जिन्होंने एमपी साहब की मर्जी के खिलाफ सिंबल बेचने का काम किया, जो इस बार भी सिंबल बेचने का काम कर रहे थे। इतना जरूर हुआ है कि एमपी साहब ने अगर टिकट नहीं दिया तो कई हद तक सिंबल नहीं दिखने दिए होंगे। उनका तो यही काम है। एमपी साहब इतने कमजोर आदमी हैं, उनका काम ये है, हम लोग अगर चीखते रहे उनकी हमदर्दी में उन्हें दिखाई सुनाई नहीं देता है। हाँ, अगर एक पर्ची चली जाती है, वो पर्ची पे लिखा होता है कि ये काम ऐसे होना है, तो एमपी साहब को फिर वो चीज लब्बैक है। एमपी मतलब साहब उस पर्ची के अगेंस्ट जा नहीं सकते। अगर ये पर्ची चली जाए यहाँ शुएब का टिकट होगा तो शुएब का टिकट होगा। मैं तो देने को पैसे फ्री तैयार था, मैंने तो कह भी दिया भैया लो पैसे ले लो, अगर पैसे में टिकट दे रहे हो तो। कि समाजवादी में क्या पैसा लेकर के टिकट दिया जाता है? भैया पिछली बार तो सुनने में यही आया था। कितना जाता है? मुझसे बेहतर एमपी साहब जानते हैं। और पिछली बार तो बड़ा गजब हुआ। वासिद भाई आवेदक थे, वासिद भाई टिकट मांग रहे थे, टिकट दे दिया राशिद भाई को। ठीक, राशिद भाई को टिकट दे दिया। हम सब लोग चुनाव, हम में आवेदक था 2017 में, मेरे ऊपर जब मैं और वासिद भाई दो ही आवेदक थे, थोड़ा सा पीछे लूंगा। आवेदक होने के नाते हमारे ऊपर ब्लेम लगा कि शुभ नकवी पैसा नहीं है। हमने कहा अच्छा, हमारी एक पैतृक संपत्ति थी, हमने वो संपत्ति 35-45 लाख की थी उस जमाने में 2017 में, क्योंकि हाईवे बना नहीं था दिल्ली वाला। हमने वो आनंद फानन में 1 महीने 15 दिन के अंदर कोई चीज अगर बेच रहे होते हो तो हमने वो चीज आनंद फानन में 18 लाख का उसका सौदा करा। हमारे 18 लाख की सौदा होने के बाद वो पैसा इधर उधर से हमने और बिगाड़ा बिगूड़ा, रुपए की व्यवस्था करके रख ली। माननीय मंत्री ओमकार सिंह यादव जी बीमार थे, दिल्ली में थे, संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन रात में फरमान आया, वासिद भाई छोड़ के टिकट हो गया राशिद भाई का। हमने नो इफ नो बट करते हुए, बिना किसी लाग लपट के, बिना कुछ लिए दिए अपनी जमीन बेची, अपना तन मन धन से। धर्मेंद्र यादव जी और ब्रजेश भाई साहब के कहने पर, मंत्री जी के कहने पर, फोन पर राशिद आए, 3 चक्कर राशिद भाई ने काटे। फोन पर कहने पर हमने कहा, वही राशिद भाई ने ये कहा कि हमारा ये आखिरी परिवार का चुनाव है शोएब भाई, अगली बार पूरा परिवार मिलकर आपको चुनाव लड़ाएगा, तन मन धन से हम आपके साथ होंगे, इस बार हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे साथ दे दो। हमने इस जुबान पर और एमपी साहब के क्या नाम है आश्वासन पर और भविष्य की को देखते हुए कि अगली बार हमें मौका मिलेगा, हमने सब कुर्बानी दे दी। एक फूटी कौड़ी नहीं ली। जिस आदमी का आज वो जमीन 1 करोड़ की है, 99 लाख की जमीन है आज वो। 4 नंबर से जब आप बढ़ोगे तो आपको खुद पता होगा 4 नंबर पे रेट क्या है। 99 लाख की जमीन जो आज मौजूदा में 2023 में 22 में है, वो उस जमाने में 45 की थी, हमने 18 की बेची। हमने क्या नुकसान उठाया समाजवादी पार्टी के लिए? अरे आदमी पार्टी के अंदर रहता है, मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ, इतना लंबा मेरा एक्सपीरियंस हो गया, दरी से लेके सब काम मैंने कर लिया। जब पहला होर्डिंग ओमकार सिंह यादव जी का मैंने लगाया था, जब चुनाव हारे थे 107 वोटों से डीपी यादव जी। होर्डिंग सैसमान में कोई लगाना नहीं जानता था, फोटो वाला रंगीन जिसे कहते हैं, बैनर चला करते थे। मुझसे ज्यादा और भी हैं, लेकिन जो और हैं उन्हें मिला ना। अब मेरा सवाल ये था कि मैं देहात का तो हूं नहीं जो बीडीसी बन जाऊं, मैं देहात का नहीं जो जिला पंचायत बन जाऊं। अध्यक्ष रहने के नाते 4-4 बार का अध्यक्ष में रह लिया, कांग्रेस में भी रह लिया, यानी 22 साल से मैं अध्यक्ष के पदों पर रह रहा हूँ। अब मेरी हैसियत निंबरी लड़ने की तो नहीं है। ले दे के एक चेयरमैन ही बचती है, वो भी सामान्य में, जबकि मैं खुद पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आपत्तियां मैंने डाली, सब कुछ डाली। मैं तो अगर पिछड़े वर्ग की हो जाती तो भी मैं आवेदन नहीं करता। मैंने हाफिज इरफान से कहा तुम चुनाव लड़ो, हाफिज इरफान से मेरा तय था कि आप चुनाव लड़ो। मैं तो हाफिज इरफान को मालूम है, आज भी तारीख थी, आज जजमेंट क्या आया अभी मुझे नहीं मालूम। आज सहसमान से मुताल्लिक हाई कोर्ट में रेड है हमारी, प्यारे भाई के नेतृत्व में। रेड का आज आएगा, क्योंकि 17 को तारीख पड़ गई थी, फिर 19, फिर 21, फिर आज तारीख थी। अब ये और 18वां नंबर था हमारा, सुन लिया गया था। जजमेंट फाइनल सबका एक साथ आएगा, 87 रेड है। अगर ओबीसी सीट हो जाती तो मुझे क्या मिलने वाला था? मैं बदलाव के लिए चुनाव लड़ रहा था। मैं चाह रहा था कि जब आपने 2 बार वासिद भाई को मौका दे दिया, उनके परिवार को 2 बार आपने नूरुद्दीन भाई के परिवार को मौका दे दिया सिंबल और समर्थन के रूप में, तो पुराना कार्यकर्ता होने के नाते मेरा परिवार आपके साथ, मेरे दादा पादा आपके साथ पुराने काम कर रहे हैं, एक बार आप हमें भी मौका दे देते। देते नहीं देते? अगर चुनाव वासिद हार रहे थे तो चुनाव में भी हार जाता, लेकिन आप चेहरा तो बदलते, कम से कम मैसेज तो जाता बरेली मंडल में कि कार्यकर्ता को टिकट दे दिया आपने। लड़ाई हमारी इस बात की थी, हमारी लड़ाई इनके लिए नहीं थी, हमारी लड़ाई एक व्यक्ति विशेष की नहीं, हमारी लड़ाई थी वो उसने समाजवादी की, जो समाजवादी नेताजी ने बनाई थी।
हम तो जब समाजवादी में आए थे तो नेताजी अध्यक्ष थे ना। 2017 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हुए, तो हमने तो नेताजी के भी मिशन को आगे बढ़ाया, अखिलेश यादव जी के मिशन को, नौजवानों के मिशन को भी आगे बढ़ाया। हमें पीड़ा इस बात की थी कि जो इंसान दुनिया से रुखसत हो गया, आप उसके झंडे को बेच रहे हैं, आप उसके झंडे का अपमान कर रहे हैं। हमने यहाँ तक कहा कि आप बैठ के इस मसले का निस्तारण हल कर लीजिए। जब बैठ के मसले का हल करने का नंबर आया तो बोले ठीक है, तुम और वासिद बैठ जाओ, क्योंकि हमारे आवेदन 3 थे, नूरुद्दीन भाई का, मेरा और वासिद भाई का। जी, अभी अभी इसी चुनाव में। ये किसने कहा था कि आप दोनों लोग बैठ जाओ? नहीं, हमारे ये माननीय विधायक जी से जब बात हुई कि विधायक जी निस्तारण इसका हल निकालिए, तो उन्होंने कहा हल एक सूरत में निकल सकता है, इस्लाम नगर के लोग तो बैठने को तैयार है, आप बैठने को तैयार कब हो? मैंने कहा मैं भी बैठने को तैयार हूँ, रमजान की बात है, और रमजान में रोजे में तो आदमी कोई गलत फैसला भी नहीं लेगा। मैंने कहा बैठने को तैयार हूँ, तो बोले ठीक है बैठ जाओ, मैं वासिद को बुला ले रहा हूँ। मैंने कहा वासिद भाई के साथ बैठने को तैयार नहीं। जो इंसान 4 चुनाव लड़कर तीसरे और चौथे पे रहा, उसके साथ कौन बैठेगा भाई, आप बताओ। मैंने कहा बैठने को मैं तब तैयार हूँ, जितने आवेदक 3 है, तीनों को बुलाइए, आप बैठिए, मंत्री जी को बुलाइए, एमपी साहब को उठाइए, जो फैसला होगा सबके साथ हम स्वीकार करने को तैयार हैं, लेकिन करेंगे आमने सामने बैठ के। और गलत तो नहीं है भाई मेरी तरह। दूसरा, हमने ये कहा कि आप सहसमान के कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले लीजिए। बोले मैं आया, अभी तो मैं लखनऊ से आए थे रात में, ये बरेली के नगर निगम कि मैं जाकर सुबह मिलता हूँ कार्यकर्ताओं को, फोन भी करा, कल आना करा, किसी एक से नहीं पूछा कि क्या करना है क्या नहीं। यानी आप सितंबर से चुनाव चल रहा है और आज क्या नाम है, मई आ गई, अप्रैल आ गई, किसी से पूछने को तैयार नहीं है कि आपके किसको सिंबल दिया जाए। कार्यकर्ता फिर काहे के लिए होते हैं पार्टी में? बहुजन सब बीजेपी ने जो भी लिस्ट जारी करी है, नीचे से लेके ऊपर तक कितने कैडर में उसका टिकट में कितनी छटनी हुई, एक पहले नगर स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, फिर मंडल स्तर पे, फलाने स्तर पे। इससे बेहतर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कम से कम पारदर्शी तो है उनका मामला। समाजवादी पार्टी में धर्मेंद्र यादव को ये व्यक्ति विशेष खत्म करना पड़ेगा। अरे आप चुनाव जीते हो तो सब कार्यकर्ताओं के मेहनत से ना जीते हो। मजबूरी क्या है एमपी साहब की कि एमपी साहब को ही दिखाई देता है। एमपी साहब को मुझे लगता है विधायकों के एक विधानसभा क्षेत्र में 400-500 बूथ होते हैं, कहीं 450, कहीं 400, कम हो गए, पिछली बार बढ़ गए थे कोविड की वजह से बूथ, इस बार कम हो गए। तो मुझे तो लगता है एमपी साहब के पास पूरे एजेंट नहीं होते होंगे, इस वजह से डर जाते होंगे एमपी साहब। तो क्या आने वाले 2024 के चुनाव में समाजवादी को इस चीज का फायदा होगा या नुकसान हो सकता जो हमारी से स्तर पे लोगों से बात चल रही है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा फायदा होगा। ये इतनी बड़ी खाई है कि मुझे नहीं लग, देखिए विधायकों को भी हम लोग मिलकर तो जिताते हैं। कार्यकर्ता कार्यकर्ताओं से थोड़े से बड़े होते हैं, हम लोग ही मैनेज कर कर आकर के तो विधायकों को जिताते हैं। विधायक भी तो हमारे एक साथियों की तरह है। हमारे उस्ताद कहा करते थे बहुत थोड़ी होता है, साथी है, एक साथी विधायक बन गया, एक साथी जमीन पे रह गया, एक साथी एमपी बन गया, एक साथी मिनिस्टर बन गया, साथी है। साथियों की कोई उम्र और कोई सीमा नहीं होती है। 18 साल का भी साथी हो सकता है और 80 साल का भी साथी हो सकता है राजनीति में। तो ये प्राइवेट लिमिटेड थोड़ी है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड बना दिया गया है। है? क्या समाजवादी पार्टी में भी भेदभाव देख होता है? नहीं, भेदभाव नहीं होता समाजवादी पार्टी में। फिर क्या चीज है, हाँ, क्यों? रंग भेद हो सकता है, रंग भेद हो सकता है, भेदभाव नहीं होता। सफाई से चलने वाली समाजवादी पार्टी में तो भेदभाव नहीं होता। बदायूं जिले में पार्टी चली है समाजवादी, वो कहाँ से चली है? क्या वो सहसवान से चलकर बदायूं पहुंची है, बदायूं से चलकर सहसवान पहुंची है? जब तक बाबूजी बनवारी सिंह यादव जिंदा रहे, जब तक समाजवादी का किला समाजवादी का गढ़ मजबूत था, मजबूत रहा। क्या अब आशीष जी के आने से किला इसका ढह जाएगा? मैंने आशीष जी को कहा ही नहीं रहा। मैंने कहा ना कि बदायूं में जब तक बनवारी सिंह यादव जी रहे, एक्चुअली क्या था कि मेरी जब बात हुई पिछले दिनों तो पता ये चला कि बनवारी सिंह यादव सबके सीनियर थे, सबके वरिष्ठ। बाबूजी धर्मेंद्र यादव जी को भी डांटने की हैसियत रखते थे। बाबूजी विधायकों को, मंत्रियों को भी डांटने की हैसियत रखते थे। बाबूजी वो शख्सियत थे जिसने पार्टी पर खड़ी करी, पार्टी बनाई और आजीवन जिला अध्यक्ष रहे। ये सच्चाई है। उनके जाने के बाद जो हुई, क्योंकि उनके जाने के बाद हर आदमी ये कहने लगा मुझे बड़ा समझ। तो क्या ये जो अभी फिलहाल निकाय चुनाव के लिए जो सिंबल ना देने की बात हुई है, सिंबल नहीं बटे हैं बदायूं जिले के अंदर, तो इसमें सबसे ज्यादा जो भूमिका दिख रही है वो जिलाध्यक्ष की दिख रही है। तो क्या जिलाध्यक्ष इसमें नाकामी घोषित हो सकते हैं? देखिए अगर आप ऑफिशियली बात की जाए तो जिलाध्यक्ष की तो भूमिका है ही। सिग्नेचर उसकी, उनकी सूची उनकी, जिलाध्यक्ष फिर होता किस लिए? फिर जिलाध्यक्ष किस हाथों की कठपुतली है जो कि जिलाध्यक्ष ये अपना फैसला लेने में संयम नहीं रहे? मजबूरियां होती हैं सबकी अपनी अपनी, उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी जिलाध्यक्ष जी की, एमपी साहब की भी कोई मजबूरी रही होगी जो फैसला नहीं लेता। ये बात करते हैं। तो बात सबकी हुई, लेकिन मसला क्या, आपस में बैठ नहीं पाई।
कोई कहीं रहा, कोई कहीं रहा। एक जिसे कहते हैं ना, गोल बेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई। एक मेज पर आके बैठते, एक रूम में जब ये बैठते, तब जाके फैसला होता कि कौन क्या है, तब सारी समस्या का समाधान होता। भारतीय जनता पार्टी में या किसी और दल में, भाई बहुजन समाज पार्टी में व्यक्ति विशेष का फैसला होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमें सही लगा कि कम से कम कार्यकर्ता के रूप में नीचे से ऊपर तक क्रॉस तो हो रहा है। 8 नाम लिए, फिर 5 गए, फिर 3 गए, फिर 2 गए, तो यहाँ तो सब व्यक्ति विशेष है। क्या उम्मीद लगती है कि आप आपके बयानों के हिसाब से आप भाजपा में जाएंगे? मैं भाजपा में जाने का तो मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर समाजवादी से नाराजगी कब तक रहेगी? नाराजगी और समाजवादी में रहना, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। फिलहाल तो मैं अभी चुनाव की तैयारी में हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे वो चीज़ जनता के सामने पेश करती है। और सहसवान की खासतौर से नौजवान साथी मुझे सब जानते हैं कि मैं कितना मेहनती आदमी हूँ। ब्रजेश यादव जी खुद जानते हैं, माननीय ओमकार सिंह यादव जी खुद जानते हैं, मैं वो शख्स हूँ जो ना डीपी के हाथों बेका, ना बिट्टन के हाथों बेका। ठीक, जबकि बिट्टन भाई ने मुझे पैसे का भी ऑफर दिया, टिकट का भी ऑफर दिया, और कई हद तक कल उन्होंने अपना बदला भी पूरा कर लिया। ऐसा भी नहीं है, राजनीति में बदले लिए भी जाते हैं, लेकिन वो बदले लेने की एक सीमा होती है, एक उसका स्टैंडर्ड होता है। बदले किन लोगों ने लिए? देखिए वो अलग फैक्टर है, हम बात दूसरे पे, तो वो राजनीति चलता रहता है, सिस्टमेटिक सारा है, कौन कब अपने मौके का फायदा उठा ले। लेकिन यहाँ जो टिकट ना होना, यहाँ एक्चुअली सहसमान में ये सारी चीज जो हुई, ये जैसे सलीम साहब ने कहा कि बदायूं में वॉकओवर दे दिया बीजेपी को, तो बात ठीक है। ठीक, बदायूं में आपने जिले में पूरे में अगर आपने बीजेपी को वॉकओवर दिया हो तो अलग बात है। यहाँ सहसमान में आपने व्यक्ति विशेष को वॉकओवर, यहाँ सलीम साहब से लेके अब तक पिछले 22 सालों में मैंने जो राजनीति को देखा या उससे पहले की राजनीति को जो समझा, जैसे एक स्टूडेंट होता है, अगर वो 10वां कर रहा होता है, तो वो 10वें की एग्जाम के साथ साथ प्रिपरेशन करता है, तो पुराने नोट्स भी उठा लेता है। तो मैंने उस अकॉर्डिंग कि यहाँ मसला पूरा है, यहाँ एक तय है कि चेयरमैन आप रहोगे, एमएलए हम रहेंगे, एमपी तू रहोगे, यहाँ तय है। और इस पूरे तय के मसले को एक जिसे कहते हैं ना, एक पूरी एक टीम मैनेज करती है। क्या बीजेपी में और समाजवादी पार्टी में कि समझौता हो गया 2024 को लेकर? नहीं, ये कहना बेकार है कि बीजेपी और समाजवादी में समझौता हो गया। लेकिन हाँ, निकाय चुनाव, देखिए ये निकाय चुनाव एक अलग स्ट्रेटजी के साथ चुनाव है। यहाँ आदमी अपनी दुकान सजाने के लिए बैठा है। सहसमान में वो लोग डिसाइड कर रहे हैं जो बाहर के रहने वाले हैं, जिनकी ब्लॉक प्रमुखी में, जिनकी जिला पंचायतियों में, जिनकी बीडीसी में हम लोग नहीं बोलते, वो लोग हमारा डिसाइड करेंगे कि शहर का चेयरमैन कौन होगा। सवाल यहाँ ये है। और ये सारी प्लानिंग ऐसे आप समझ लीजिए कि एक को रोकने के लिए है, नाम नहीं ले सकता, भाई है मेरे, वरिष्ठ हैं, उन्हें रोकने के लिए, और आज से नहीं रोका जा रहा है, उनके पहले चुनाव से उन्हें रोका जा रहा है। अगर वो हमारी टिकट की दौड़ में नहीं होते, टिकट तो मेरा कोई ले जा नहीं सकता। ये जो फैसला हुआ, ये गुस्से में हुआ है। 2017 का 17 ही तो निकली, 2017 का बदला लिया गया है। तो आने वाले टाइम में अब क्या रहेगा, आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्या समाजवादी से आप समाजवादी परिवार में रहेंगे या समाजवादी परिवार से किनारा करेंगे? अब देखना यह है कि समाजवादी परिवार रहता है कि नहीं रहता, समाजवादी रहती है कि नहीं रहती है। क्या हो सकता है इस निकाय चुनाव के बाद में समाजवादी गायब हो सकती है? हाँ, समाजवादी नहीं होगी, लेकिन हाँ, एमपी साहब के आदमी जरूर गायब हो जाएंगे। एमपी क्यों? साहब, उनकी यार टारगेट किलिंग हो रही है, छाट छाट के मारे जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं। तो इसका तो सीधा साधा जागता सबूत ये दिख रहा है कि जो एमपी साहब के टच में जितने भी वोटर हों या सपोर्टर हों या फिर नेता हों या फिर उनके मिलने वाले हों, तो उनके लिए बदायूं जिला छोड़ देना चाहिए। उनके लिए राजनीति छोड़ देना चाहिए, मौका छोड़ के राजनीति छोड़ दें, क्योंकि ये देखिए, ये चुनाव सेमीफाइनल था लोकसभा का। लोकसभा का। खासतौर से नगरीय क्षेत्रों में मुसलमान रहता है, मुसलमान समाजवादी पे समर्पित रहता है, डंडा डंडा उठाता है, इस उम्मीद के साथ कि साला हमारा भी दिन खुद बदलेगा, हमें भी मौका मिलेगा। हम अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या लड़ेंगे, वो शहर का मुसलमान देहात से तो बीडीसी बनेगा नहीं जाके। इस मेरे से, मुझ जैसे और भी कार्यकर्ता हैं जिले में, और भी पदाधिकारी हैं जो चाहते हैं हमें मौका मिले। वो जानी हो, कोई साथी चाह रहा था तो उसको कह दिया कि नहीं तुम्हें। अब दूसरी सवाल यहाँ ये है, हम साले अब भी, हम पिछली बार भी हमें नहीं मिला, अब भी हमें नहीं मिलेगा, आगे भी हमारी हमें उम्मीद नहीं है, क्या करेंगे फिर? हम 12 महीनों 30 दिन, हम जैसे कार्यकर्ता 12 महीनों 30 दिन एक जरा से मैसेज पर पार्टी का झंडा डंडा उठाने को तैयार होती है। अब आप ये समझें कि विधानसभा का चुनाव चल रहा था, पीड़ा की बात निकली है तो थोड़ी पुरानी बात निकली। विधानसभा का चुनाव निकला था, हमारा काम राजस्थान में चल रहा था व्यापार के मुताबिक।
मैसेज आया था चुनाव में लग जाओ भाई। दिसंबर की लास्ट में हमें चौथी बार अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनाने के बाद जब हमारा नाम अनाउंस हो गया तो ये वो काम पे लग जाओ। हम अपना वहाँ का जो भी हमारे बाहर के धंधे बंदे बिजनेस तब हम छोड़कर अपने चुनाव में लग गए। दिसंबर से लगे लगे जनवरी से 1 जनवरी से जो हम लगे, और चुनाव की मतगणना तक सेसवान की नहीं, चुनाव यहाँ का खत्म हो गया। उसके बाद हम बाराबंकी चले गए, बाराबंकी गए, हमने अयोध्या काम किया, हमने अम्बेडकर नगर काम किया, हमने जौनपुर एमपी साहब के साथ काम किया। यानी कि जब सारे फेज की मतलब प्रचार बंद हो गया और एमपी साहब ने कहा कि ठीक है तुम निकलो, हम वहां से आए मतगणना पर अपने से बदायूं आए। यानी हम जब से लेके अब तक जब चुनाव में लगे रहे, हमारा काम तो कौन देखेगा? हमारे काम में जब लॉस हुआ तो हमसे तो किसी मंत्री ने, किसी एमपी ने, किसी विधायक ने नहीं पूछा तुम्हारे काम में कितना नुकसान हुआ। ये नुकसान भी तो हम पार्टी के लिए उठाते हैं। परिवार में अगर कोई हमारी हारी बीमारी, वो भी तो हम लोग कार्यकर्ता छोड़ के जाते हैं, मिशन में जुड़ जाते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के सुख दुख में साथ नहीं रहती है? या समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं शीर्षक जिले पे जो बैठे हुए हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष महोदय को मान लो, चाहे आप सांसद जी को मान लो, या और भी जो नेता बैठे हुए हैं जो समाजवादी पार्टी के शुभ चिंतक कह लो, तो वो अपने जो कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता, आप जैसे नगर अध्यक्ष के कार्यकर्ता, तो क्या उन लोगों के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं या उनके फैमिली के लिए? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। फैमिली सपोर्ट होने के लिए तो खैर क्या कोई किसी के लिए कर पाएगा। यहाँ लड़ाई मैं की है। आप अगर दो नाव पे सवार होना चाहोगे, अगर आप सोचो कि मैं एमपी के घर भी हाजिरी लगा लूँ तो विधायक जी मुझसे खुश हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। विधायक जी घर हाजिरी लगाओगे तो एमपी खुश हो जाएंगे। एक जगह बैठे रहो, कौन आदमी ऐसा होगा कि यार हमारे प्रोटोकॉल में तो दोनों आते हैं। विधायक जी का भी उतना ही प्रोटोकॉल करना है, सांसद जी का भी उतना ही प्रोटोकॉल करना है, हमें तो दोनों का प्रोटोकॉल पूरा करना है। जिलाध्यक्ष जी आ जाएंगे, उनका भी वही प्रोटोकॉल है। तो हमारे लिए तो दोनों बराबर। लेकिन यहाँ इतनी महक ही चल रही है कि विधायक मानने को तैयार नहीं है। वो कि अच्छा तू एमपी की हाजिरी लगाई है, तुझे ही देखना है। तो साले वो एमपी साहब का तो खैर ऐसा नहीं है, लेकिन है कुछ जगहों पे अलग अलग परिस्थितियां हैं। और समाजवादी में नहीं, ये तो सभी जगह का है। एक दूसरे से वो करना, मुझे नहीं लगता कि समाजवादी में ऐसा है, लेकिन सभी का है अमूमन। आगे की रणनीति क्या रहेगी अब? चुनाव लड़ रहा हूँ, निकाय चुनाव लड़ रहा हूँ। और जैसा मुझे पता चला कि तकलीफ इस बात की है, अगर आपने सिंबल किसी को नहीं दिया था तो आप किसी का समर्थन भी नहीं करते, आप किसी के नॉमिनेशन में भी शामिल नहीं होते। आपने एक कंधे पे हाथ रख दिया, दो कंधे छोड़ दिए। आप तो सबकी मेहनत से ना आए थे। आपको अगर वोट मिले तो सभी के ना मिले। तो आपके चुनाव में तो सभी बराबर की मेहनत करते हैं। कोई ज्यादा करता है, कोई पैसे वाला तो चंदा दे देता है, कोई नहीं है हाथ पैरों से मेहनत कर रहा है। हम जैसे लोग तो हाथ पैरों से ज्यादा मेहनत करते हैं। दूसरा चुनाव है, जिन्होंने कल भाई ने मेरे समाजवादी के नाम से नॉमिनेशन कराया था, आज उनका निरस्त हो गया, वो निर्दलीय रह गए। कराया था कल नॉमिनेशन, भैया ने कंधे पे हाथ रख दिया था, नाम हो गया। अभी मैं तहसील में हम लोगों को बुलाया गया था तो पता ये चला कि वो निर्दलीय है, उसकी सूची उपलब्ध है। तो निर्दलीय रह गए। लेकिन क्या हुआ, हम जैसे को तो तकलीफ पहुंचा दी आपने। समय आने दीजिए, इसका जवाब दिया जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। अभी तो हम लोग चुनाव की तैयारियों में अपना अपना चुनाव देख रहे हैं। अब जो नगर पालिका का आपने चुनाव के दावेदार बने हुए बैठे हुए यहाँ पे प्रत्याशी, तो अब प्रत्याशी होने के बाद में अब यहाँ पे जनता के बीच आप किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, और क्या जो अभी फिलहाल वर्तमान चेयरमैन जो थे इस वक्त, उनकी ऐसी कौन सी कार्यशैली है जिससे कि जनता नाराज है, या आपकी नज़र में ऐसी कौन सी कार्य रह गया है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है? देखिए, हमारा तो सीधे सीधा मैं पिछले 22 सालों से बदलाव के लिए काम कर रहा हूँ। व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बदलाव के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग एक्चुअली क्या है, वारिसान सर्टिफिकेट के से नहीं आते हैं। हमारे पूर्वज कभी विधायक और पूर्व विधायक नहीं रहे, इसलिए हम वारिसान सर्टिफिकेट से नहीं आते। हमारी ये माइनस पॉइंट है। लेकिन आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान सहसवान का एक एक नौजवान आपको जानता है कि आप काम करने वाले लोग हैं, आप बोलने वाले लोग हैं। और हमारा हमारा कहीं ना कहीं बोलना हमारे सीनियर नेताओं को चुभता है। उन्हें लगता है कि अगर आज ये चेयरमैनी पे क्लेम कर रहा है तो कहीं ये एमएलए पे क्लेम ना कर दे। हो सकता है कि ये बात है। तो और दूसरी चीज, पॉलिटिक्स में गूंगे बहरे पसंद होते हैं। अच्छा गूंगे बहरे फिर क्या फायदा जो पब्लिक की आवाज ना उठा पाए, ऐसे गूंगे बहरे बनने से क्या फायदा। भाई हम उनके लिए काम करें, पब्लिक के लिए। पब्लिक ये ना चाहती है, हम तो जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। मैं तो मोटरसाइकिल से, साधारण घर का आदमी, मोटरसाइकिल से चलने वाला आदमी। मैंने एमपी से यही तो कहा, एमपी साहब मुझे सिंबल, मुझे खाली लाल टोपी की इजाजत दे दो। झंडा दोगे तो लाल टोपी दोगे, मैं तो मोटरसाइकिल से चुनाव लड़के चुनाव जीतने का काम करूंगा आपकी दुआ से।
आपका आशीर्वाद सबका मिल जाएगा। और हम तो इसलिए सिंबल मांग रहे हैं कि हम तो उस पार्टी के लोग हैं जिसमें नेताजी मरहूम ने नीचे से कार्यकर्ता को उठा के कभी कभार राज्यसभा भेज दिया, कभी एमएलसी बना दिया, पता भी नहीं चला। उस समाजवादी की बात कर रहे थे। हमें क्या पता था कि एक समाजवादी और है जो कहीं और से चलने लगी। क्या नेताजी के जाने के बाद में समाजवादी चेंज हो गई? नहीं, समाजवादी कभी चेंज नहीं हुई। ये मफादी लोग हैं जो आज समाजवादी में, कल आप इनका टिकट काट दीजिए, कल बीजेपी को चुनाव लड़ लेंगे। इनके लिए समाजवादी थोड़ी है। समाजवादी का तो सामान में कैडर बना ही कर रख दिया। प्राइवेट लिमिटेड है, कैडर होता तो समझ में भी आ रहा है। बहरहाल हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, और जनता कामयाब करेगी। और रही बात विपक्ष की, तो उनका कोई है ही नहीं। वो अपने पिछले पूर्व वो वारिसन सर्टिफिकेट पे चुनाव लड़ रहे हैं, इमारत के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पास अपना मूल क्या है चुनाव लड़ने के लिए? उन्होंने क्षेत्र में कर क्या दिया सैफवान के लिए? पिछले 45 सालों से उनके परिवार ने, उन्होंने कुछ पर्सनली कुछ किया हो तो बता दो। हमारा सब ये योगदान है सैफवान में करने के लिए। और मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, पब्लिक अगर ये सोचती है कि उन्होंने पन्नालाल इंटर कॉलेज तो उनके वालिदैन का नाम लिखा हुआ है, वो सिर्फ नाम लिखा हुआ है। अगर मैं चेयरमैन बन जाऊंगा तो मैं अपने, हो सकता है अपने बुजुर्ग का नाम लिख दूं नया गेट बना के। और ये पन्नालाल नगर पालिका इंटर कॉलेज 1933 का बना हुआ है, आज़ादी से पहले का। तो उसमें उनका भी कोई योगदान नहीं है। उनका कोई योगदान हो तो बता दो। उन्होंने एक पुल बनाया, उन्होंने एक सैफवान में कुछ करा हो। और जो विकास कार्य है वो अब कर रहे हैं, वो तो पैसा आता है, आदमी करता ही है। भ्रष्टाचार फिर कैसे होगा? लेकिन व्यक्ति, उन्होंने किसी एक मोहल्ले के लिए, किसी जाति विशेष के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, ये जरूर किया उन्होंने कि जो उनके मूल वोटर, मूल समर्थक हैं, चाहे वो हन्नतकिये में हो, चाहे वो दहलीज में हो, चाहे वो पठान टोले में हो, चाहे वो शहबाजपुर के किसी हलके में हो, उस हलके में उन्होंने जब एक नगर पालिका के अंडर स्कूल आया करते थे कस्बे के, तो उन्होंने एक स्कूल तक नहीं दिया होगा उन मोहल्लों में। आज वही आप जाके देख लो, सर्वे कर लो, कभी हन्नतकिये में स्कूल हो पूछ लेना किसी से, पठान टोले या नसरुल्लागंज में स्कूल हो तो पूछ लेना। वहां के लवाम को उन्होंने इलिटरेट रखा। और आज उन मोहल्लों में अब जो और स्कूल्स हो गए, प्रमोद पन्नालाल या और छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो उनके माध्यम से आदमी पढ़ लिया तो हो गया। लेकिन खास तौर से कुरैशी वर्ग में उन्होंने कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने दिया। कुरैशी वर्ग को उन्होंने पूरा खत्म करने का काम किया। उनका जब मजहब ही खत्म कर दिया, घरों में उन्होंने गौकशी शुरू करा दी, मुकदमे लिख के लिखवाए और छुड़वाने का काम किया। वो इतना ही आसान बहुत था। कुरैशी वर्ग को अगर खत्म किया, देखिए किसी को अगर खत्म करना है, मैं एक दिन एक चीज देख रहा था टीवी पर, उसमें एक डायलॉग था, अगर किसी को खत्म करना है तो उसे एजुकेशन से खत्म कर दो। जब आप एजुकेशन से खत्म कर दोगे तो खत्म हो गया आदमी। आने वाले टाइम में आपके लिए क्या लगता है, सैफवान के यहाँ पे वोटर किस तरफ को रुझान करेगा, या फिर जनता का क्या मूलभूत रहेगा? देखिए, नौजवान चाहता है बदलाव। 50 साल से ऊपर का तो चाहता है मियाँ मियाँ, ठीक, जिसकी कट गई। और नौजवान जो 18 साल से लेके और जो 45 साल तक का नौजवान है सैफवान का, खास तौर से मोदीनपुर से लेकर शहबाजपुर तक का, सैफुल्लागंज से लेकर अकबराबाद तक का, वो चाहता है विकास, डेवलपमेंट। वो चाहता है कि हमें हमें ढाबों पे रात को चाय न पीनी पड़े। एक ऐसा सेंटर हो जहां हम बैठ के अपने नौजवान टीवी भी अपना मैच वैच देखते रहे, अपना काम। मूलभूत सुविधाएं चाहता है जो नगर के अंदर होनी चाहिए। और उसके लिए नगर का चेयरमैन, जिसे प्रथम नागरिक कहा जाता है, वही उसकी आवाज उठाता है। क्योंकि जब चेयरमैन चुना जाता है तो वो चेयरमैन एक प्रतिनिधि होता है जो बड़े अधिकारियों, बड़े लेवल तक आपकी बात को रख सके। ये नहीं हो कि चेयरमैन बन गया, अब तो सड़कों से पैसा आ रहा है, बिजली से पैसा आ रहा है, आराम खा रहे हैं, करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, उसके बाद बैठ गए बहन की यार, तुम कहाँ हम कहाँ, उससे मतलब। ऐसा तो हो कि कम से कम नगर पालिका ई रिक्शा से कोई अगर अपनी वो लेने आ रहा है, शिकायत या समस्या का समाधान कराने आ रहा है, तो उसे धक्के न खाने पड़े। नगर पालिका के लोग कहते हैं कि आप उनके फलाने के घर पे चले जाओ, वो घर आया, घर पे नहीं है, फिर गया, फिर आया, पता चला एक उसकी समस्या का समाधान ना होने के बजाय उसकी एक समस्या और फाइनेंशियल खड़ी हो गई। अब आपका जो चुनावी समीकरण है, तो आपका किसके साथ टक्कर हो सकती ठीक है, अभी इतना जल्दबाजी में कह देना कि ये टक्कर किसकी होगी, यहाँ तो कुछ ठेकेदार लोगों के चुनाव है। जो ठेकेदार लोग हिंदू मुसलमान पे चुनाव कर रहे हैं, और आज से चुनाव हिंदू मुसलमान का नहीं हो रहा। डॉक्टर चंद्रमोहन साहब के जमाने से हिंदू मुसलमान का चुनाव हो रहा है। यानी पिछले अगर 30 सालों का आप पीछे जाएं, तब से हिंदू मुसलमान का चुनाव हो रहा है। सैफवान कोई नई बात नहीं। उनके देखिए, जब जैसे बीजेपी के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो हिंदू मुस्लिम है, ऐसे ही नाकारे निकम्मे लोगों के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो हिंदू मुस्लिम है। काम का अगर आप सवाल करते हैं कि साहब ये मोदीनपुर से लेके और क्या नाम है
पठानटोले से लेके और मोहद्दीनपुर की तरफ पूरी सड़क क्यों नहीं बन पाई, तो सवाल ही नहीं है। आपकी क्या प्रा हिंदू मुस्लिम इतना कर दो। अच्छा, उनका साथ एक जाति विशेष के लोग हैं, वो उनका साथ दे दिया करते हैं। आप देखिए, जो ठेकेदारी और जो आप कह रहे हो ना, ये उगाही का जो काम करते हैं, वो निवर्तमान चेयरमैन के लोग हैं। निवर्तमान चेयरमैन के लोग हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है, और उन्हीं के लोग हैं, वही उगाही करते हैं फर्जी। और ये लोग, यही ठेकेदार लोग तो नहीं चाहते कि शहर में बदलाव हो। हम तो बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं, हम तो विकास की राजनीति करना चाहते हैं, डेवलपमेंट की करना चाहते हैं। तो क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी कि इससे छुटकारा मिले गरीबों हम की? तो चाहते, देखिए, यहाँ का चुनाव दो बेस पर है। आदमी चाहता है कि सब शरीफ आदमी है, ठीक, तो साहब फलाने शरीफ है, शरीफ हम भी हैं, इत्तेफाक से सैयद भी हैं, काजी मोहल्ले के भी हैं, शरीफ भी हैं, खानदानी भी हैं, और ना चिंदले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, काम करने वाले, बोलने वाले, जनता के बीच में रहने वाले। तो अगर यही प्राथमिकता चुनाव को पे ले जाने की है, तो हमें भी आदमी मौका दे सकता है, नौजवान मौका दे सकता है। आपके माध्यम से कह रहे हैं, हमें मौका दो। अगर वो मुसलमान होने के नाते हिंदू को हराएंगे, तो हम भी हरा सकते हैं। अरे, मुसलमान के वोट से ही तो हिंदू को हराया जाएगा। हमारा साथ दे दो, हम हिंदू को हरा देंगे, बड़े बुरे वोटों से हराएंगे। लेकिन उनमें क्या ऐसी है, हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, वो उनका ये तो पूछ लो कि आपके 30 सालों में आपने सैफमान के लिए किया क्या है। एक काम पूछ लो, आप क्या करोगे। और रही बात हिंदू को हराने की, तो बाखुदा मैं हिंदू को हरा दूंगा, अगर सब मिलकर मेरे साथ दे दें। और कैटेगरी ये है कि जो कैंडिडेट प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अगर आपको बदलाव लाना है, तो जाहिर में एक ऐसी शख्सियत उन सब में कह सकता हूँ कि जो शरीफ आदमी है, सैयद भी है। भाई, एक परिवार का जाति विशेषी तो होना लाजिम है कि वो काजी मोहल्ले का सैयद है। मैं भी काजी मोहल्ले का सैयद हूँ, मैं भी जनता के बीच में रह रहा हूँ, नौजवान भी हूँ, बोलने वाला भी हूँ, आपके सामने भी बोल रहा हूँ, और जनता की उठाने वाला भी हूँ। ऐसा नहीं हूँ कि जनता ने मुसलमान होने के नाते वोट तो दे दिया, चेयरमैन बना दिया, और पिछले पूरे 5 सालों में मस्जिदों से माइक उतरते रहे और खामोश बैठे रहे। कुरैशी कब घबराया, जब उसकी गोश्त में प्रॉब्लम आई। मस्जिद की माइक पे किसी ने नहीं बोला कि साहब चेयरमैन साहब माइक उतर रहे हैं। तो ये हुआ सरकार का नियम है। और आप अगर नियम इतना खाली हिंदू मुसलमान का ही बना लोगे, तो शहर में कभी विकास नहीं हो पाएगा। अब ये बताइए, मैं आपके माध्यम से एक सवाल करता हूँ। योगी जी की सरकार है, पहले समाजवाद यहाँ के लोगों ने मुसलमान होने के नाते एक